हेलो 10th क्लास बच्चों, हमने क्वेश्चन नंबर 1 से लेकर क्वेश्चन नंबर 7 तक कंप्लीट कर लिया था। क्वेश्चन नंबर जो 8 है वो बैलेंस अ केमिकल इक्वेशन, यानी संतुलित करना है समीकरण को, उसके ऊपर ही आधारित है। लेकिन इसमें एक नई बात और पूछी है, वो पूछी है कि कौन सा केमिकल रिएक्शन है, किस टाइप का केमिकल रिएक्शन है, यानी जो रासायनिक अभिक्रिया है उसका क्या प्रकार है। तो बच्चे इस क्वेश्चन को मैं करवाऊंगा। क्वेश्चन काफ़ी बढ़िया क्वेश्चन है, अच्छा क्वेश्चन है। एक बात और आपको मैं एक बात समझाना चाह रहा हूँ। जो क्वेश्चन हम आज करेंगे, यानी क्वेश्चन नंबर जो 8 से लेकर क्वेश्चन नंबर 20 या 25 जो भी क्वेश्चन है, मुझको पता नहीं है, हाँ 20 क्वेश्चन है, सॉरी बच्चे 20 क्वेश्चन है, मैंने देख लिया। तो 20 क्वेश्चन तक जो भी क्वेश्चंस होंगे उन क्वेश्चंस को मैं बस समझाऊंगा, डिस्कस करूंगा आपके साथ। कैसे लिखना है, लिखने का जो भी आप मेरे पास मटेरियल है वो मैं आपको मटेरियल सेंड कर दूंगा। पीडीएफ फाइल मेरे पास है वो सेंड कर दूंगा, वहाँ से आप लिख लेना। लेकिन आपको यहाँ पे समझना है, हम समझने पर ज़्यादा फोकस करेंगे, लिखने का काम इसके बाद करेंगे, पहले समझेंगे। कुछ बच्चे क्या हैं, कुछ बच्चे मुझसे पूछते रहते हैं कि सर हम एमडी से, दीपक से, यहाँ से वहाँ से क्वेश्चन लिख लें, आंसर लिख लें। देखो बच्चे, आप कहीं से लिखो, नो प्रॉब्लम, बस आप समझ के लिखो। जो आप लिख रहे हो क्या वो आपने समझा है, क्या वो आपको चीज़ आती है पहले से, क्या आपने उसके बारे में कभी सुना है, क्या आप वो समझ पा रहे हो। यदि आप समझने में समर्थ हो तो लिखो, नो प्रॉब्लम। यदि आपको समझ में नहीं आ रहा है, आप बस टाप रहे हो, तो बच्चे मैं तो कहूँगा कि ना ही लिखो तो ठीक है, मुझसे पूछ के लिखना, ठीक है। तो रट्टा तो मारना नहीं बच्चे, 10th क्लास में हो तो क्यों ऐसे मूर्खता वाली बातें करते हो। तो प्लीज़ बच्चे, आपको समझ में आए कहीं से लिखो। आ जाओ क्वेश्चन नंबर 8 पे आ जाओ। क्वेश्चन नंबर 8 में बच्चे क्या लिखा हुआ है, देखो इसमें हिंदी मीडियम और इंग्लिश मीडियम का कोई चक्कर नहीं है, क्योंकि आपको बैलेंस करना है, चाहे हिंदी मीडियम में करो चाहे इंग्लिश मीडियम में करो, सेम ही होगा, ठीक है। इसमें मीनिंग चेंज नहीं होगा। फर्स्ट पार्ट है पोटेशियम ब्रोमाइड। तो पोटेशियम ब्रोमाइड लिखो पहले, पोटेशियम ब्रोमाइड, सॉरी KBr, पोटेशियम ब्रोमाइड, KBr, ठीक है। अब बच्चे कहेंगे सर आपने कैसे लिखा KBr 2 भी तो हो सकता है, KBr 3 भी तो हो सकता है, K2Br भी तो हो सकता है। बच्चे ये सब नहीं समझाऊंगा, ये सब आपने बहुत ही अच्छे से समझ रखा है। K की भी वैलेंसी 1 होती है, ब्रोमीन की भी वैलेंसी 1 होती है। तो KBr पोटेशियम ब्रोमाइड प्लस बैरियम आयोडाइड, बैरियम की वैलेंसी 2, आयोडीन की वैलेंसी 1, तो BaI2, बैरियम आयोडाइड, BaI2। ये बच्चे क्या बना, ये बना पोटेशियम आयोडाइड Ki, क्योंकि आयोडीन की भी वैलेंसी 1 होती है और पोटेशियम की भी वैलेंसी 1 होती है। तो पोटेशियम आयोडाइड प्लस बैरियम ब्रोमाइड, तो बच्चे Br2, क्योंकि बैरियम, सॉरी बच्चे सॉरी, यहाँ पे गलती हो गई, रुको, ये A आएगा, बैरियम है ना, A आएगा, ठीक है। हाँ, बैरियम ब्रोमाइड, क्यों बच्चे, क्योंकि बैरियम की वैलेंसी 2 होती है, बैरियम की वैलेंसी 2 होती है, अब ब्रोमीन की वैलेंसी 1 होती है। तो यहाँ पे क्रॉस मल्टीप्लाई करोगे तो Br2 आएगा। इसको बच्चे अब आपको करना है बैलेंस, क्या करना है, संतुलित करना है। कितने पोटासियम है, सबसे पहले हम करेंगे मेटल। खैर फिर से कह रहा हूँ बच्चे, यहाँ पे ना ही हाइड्रोजन है ना ही ऑक्सीजन है, आप किसी को करो कोई दिक्कत नहीं बच्चे। सबसे पहले मेटल यानी पोटासियम 1 है, तो यहाँ भी देखो 1 है, कोई दिक्कत नहीं। ब्रोमीन बच्चे आ जाओ ब्रोमीन पे, ब्रोमीन यहाँ पे 1 है, लेकिन रिएक्टेंट साइड 2 है, तो 2 कहाँ लिखोगे, 2 लिखोगे कंपाउंड के आगे, सॉरी बच्चे, 2 कहाँ पर लिखोगे, कंपाउंड के आगे, KBr। अब देखो ब्रोमीन 2 हो गया, रिएक्टेंट साइड
और उत्पाद यानी प्रोडक्ट साइड भी ब्रोमीन 2 हैं, लेकिन ब्रोमीन को बैलेंस करने के चक्कर में हमारा पोटेशियम भी 2 हो गया। तो बच्चे पोटेशियम 2 हो गया, कोई ना, उत्पाद साइड यानी प्रोडक्ट साइड भी पोटेशियम को 2 कर दो तो 2 हो गया। अब सुनो, अब क्या बच गया, अब बच्चे बच गया आयोडीन। कितने आयोडीन हैं? 2 आयोडीन है रिएक्टेंट साइड। प्रोडक्ट साइड कितने आयोडीन है? इस साइड भी 2 आयोडीन हो चुका है। तो ये हमारा जो रिएक्शन है वो अच्छे से कंप्लीटली बैलेंस हो चुका है, हमारा जो समीकरण है वो संतुलित हो चुका है। अब हमें बताना है ये किस टाइप का रिएक्शन है। तो मेरी बात सुनो बच्चे ध्यान से। आप एक बात देख रहे हो, जो ब्रोमीन है, ब्रोमीन ये चला गया किसके पास? बैरियम के पास, तभी तो बैरियम ब्रोमाइड बना। और बच्चा जो आयोडीन है ये चला गया पोटेशियम के पास, तभी तो पोटेशियम आयोडाइड बना। यानी यहाँ पे जो आयन्स हैं, ब्रोमीन आयन है और आयोडीन भी क्या है? आयन है। दोनों डिस्प्लेस हो रहे हैं, दोनों अपने जगह को चेंज कर रहे हैं। जब दो आयन्स अपने जगह को चेंज करते हैं तो बच्चे एक्सचेंज करते हैं तो क्या होता है? वो होता है डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। यहाँ पे दोनों रिएक्टेंट के जो आयन्स हैं, दोनों अभिकारक के जो आयन्स हैं वो विस्थापित हो रहे हैं। इसे कहते हैं द्विविस्थापन अभिक्रिया। क्या बोलेंगे? द्विविस्थापन अभिक्रिया। तो बच्चे यहाँ पे जो आपका क्वेश्चन नंबर 8 है उसमें जो फर्स्ट पार्ट है वो कौन सा टाइप का रिएक्शन है? वो है द्विविस्थापन अभिक्रिया। तो बच्चे एक बात और, रुको, ये पेंसिल कहाँ चला गया? ये रहा। क्वेश्चन नंबर 8 में बच्चे इसमें देखो, इसमें क्या है? इसमें आंसर तो नहीं लिखा है कि किस टाइप का रिएक्शन है, इसमें सिर्फ बैलेंस कर दिया है। तो कोई बात नहीं, ये सारे लिखना भूल गए होंगे। ये हिंदी मीडियम को मैंने डाउनलोड किया था PDF फाइल, ताकि बच्चों को मैं समझा पाऊँ ठीक से, क्योंकि बार बार लिखने में टाइम वेस्ट होगा। रही बात इंग्लिश मीडियम की, तो वो मैं सेंड कर दूंगा आपको PDF फाइल। बस आपको यहाँ पे समझना है। जो हिंदी मीडियम के बच्चे हैं वो भी यहीं पे समझेंगे। ये सब चीज़ें मैं आपको शेयर कर दूंगा। आ जाओ क्वेश्चन नंबर B पे, यानी 8वें क्वेश्चन का जो B पार्ट है। देखो बच्चे, मैं बस पढ़ रहा हूँ, मैं बैलेंस नहीं करवाऊँगा, बैलेंस आप खुद से करेंगे। मैं सिर्फ ये बताऊँगा किस टाइप का रिएक्शन है, ठीक है? ये सब आप खुद से करेंगे, इक्वेशन लिखोगे खुद से, बैलेंस खुद से करोगे। ये सब मैंने बहुत ही करवा रखा है। आ जाओ। हाँ देखो बच्चे, मेरे बातों का गलत मीनिंग मत निकालना। करने के बाद, प्रयास करने के बाद ना आए तो कहना तब करवाऊँगा। ये मत सोचो कि मैं करवाऊँगा ही नहीं, करवाऊँगा, लेकिन कब? जो बच्चा प्रयास करेगा। जो बच्चा प्रयास नहीं करता उसको करवाने का कोई फ़ायदा नहीं। आ जाओ इस पे, जिंक कार्बोनेट प्लस जिंक कार्बोनेट, ये बच्चे गलत है। जो B पार्ट है इन्होंने गलत कर दिया है। हाँ, इन्होंने गलत कर दिया है, ये गलत है, ये नहीं आएगा। मैंने गलत जगह से डाउनलोड कर लिया शायद। रुको, कोई ना, आ जाओ, मैं करवाऊँगा। अब इसके बस का नहीं है, अब मेरे बस का है। B पार्ट में बच्चे क्या लिखा हुआ है? जिंक कार्बोनेट। क्या लिखा हुआ है? जिंक कार्बोनेट। तो मैं जिंक कार्बोनेट लिख रहा हूँ, ZnCO3, जिंक कार्बोनेट। क्यों लिखा? जिंक की वैलेंसी 2, कार्बोनेट की वैलेंसी 2, क्रॉस मल्टीप्लाई करो, 2 से 2 कर गया तो जिंक ZCO3, जिंक कार्बोनेट बन जाएगा। ठीक है बच्चे? अब सुनो, जिंक कार्बोनेट के बाद क्या है? कुछ नहीं है, सीधे क्या है? एरो है। एरो का मतलब अब प्रोडक्ट बनेगा। क्या बना? जिंक ऑक्साइड। जिंक ऑक्साइड, जिंक ऑक्साइड को मैंने ZnO क्यों लिखा? क्योंकि जिंक की भी वैलेंसी 2, ऑक्सीजन की भी वैलेंसी 2, 2 से 2 गया, जिंक ऑक्साइड प्लस, और क्या बना? कार्बन डाइऑक्साइड। तो कार्बन डाइऑक्साइड को CO2 लिखते हैं। बैलेंस नहीं करूंगा, मैंने पहले बोल दिया, बैलेंस आप खुद से करेंगे। मैं बस ये बताऊंगा किस टाइप का रिएक्शन है। ये किस टाइप का रिएक्शन है? देखो, यहाँ पे एक रिएक्टेंट है। क्या है? यहाँ पे एक रिएक्टेंट है जो कि 2 प्रोडक्ट में टूट रहा है, 2
प्रोडक्ट में डिकम्पोज हो रहा है। सोचो, जब एक रिएक्टेंट, एक अभिकारक दो उत्पाद में टूटता है यानी डिकम्पोज होता है, तो उसे कौन सा रिएक्शन कहते हैं? उसे कहते हैं अपघटन अभिक्रिया यानी वियोजन अभिक्रिया, जिसको इंग्लिश मीडियम में कहेंगे डिकम्पोजिशन रिएक्शन। मेरे ख्याल से ये सभी बच्चों को समझ में आ गया होगा। ठीक है, हालांकि जो आंसर है हिंदी मीडियम के लिए इस पीडीएफ फाइल में, वो इन्होंने गलती क्या किया है आपको समझाता हूँ। देखो बच्चे मेरी बात सुनो, यहाँ पे क्या लिखा हुआ है? जिंक कार्बोनेट, सिर्फ एक बार लिखा हुआ है। इन बेवकूफ़ों ने क्या कर दिया, इसे 2 बार लिख दिया। तो आप क्या करना, इसको हटा देना। ठीक है, अब आ जाओ सी पार्ट पे। सी पार्ट पे क्या है बच्चे? हाइड्रोजन गैस है। हाइड्रोजन गैस को कैसे लिखते हैं? H2 से लिखते हैं, तो H2 लिख दिया। प्लस क्लोरीन गैस, तो क्लोरीन हो, हाइड्रोजन हो, नाइट्रोजन हो, ऑक्सीजन हो, ब्रोमीन हो, आयोडीन हो, इसको हमेशा जब भी हम अकेले लिखेंगे, अकेले में रहेंगे, तो डबल एटम के साथ रहेंगे। ये बात मैंने आपको कई बार समझाई है। तो हाइड्रोजन के लिए H2 और क्लोरीन के लिए Cl2, तो Cl2 लिख दिया। ठीक है बच्चे, दोनों रिएक्शन करके क्या बनाएंगे? हाइड्रोक्लोरिक अम्ल यानी हाइड्रोक्लोरिक एसिड बनाएंगे। कहाँ पे लिखा? हाँ सॉरी, यहाँ पर हाइड्रोक्लोराइड गैस बनाएंगे जो कि HCl होता है। तो बच्चे ये बैलेंस आप खुद से करेंगे, हालांकि बैलेंस करना आसान है यहाँ पे बहुत ज़्यादा। आपसे पूछ रहा है ये किस टाइप का रिएक्शन है, तो बताओ यहाँ पे आप क्या देख रहे हो? आप बच्चे देख रहे हो साफ साफ यहाँ पे 2 रिएक्टेंट यानी 2 अभिकारक मिलकर क्या बना रहा है? एक प्रोडक्ट यानी एक उत्पाद बन रहा है। सोचो, जब 2 या 2 से ज़्यादा अभिकारक आपस में मिलते हैं और एक प्रोडक्ट यानी एक उत्पाद बनता है, तो उस टाइप के रिएक्शन को हम क्या कहते हैं? हम उस टाइप के रिएक्शन को कहते हैं कॉम्बिनेशन रिएक्शन यानी संयोजन अभिक्रिया। तो ये कौन सा अभिक्रिया है? ये संयोजन अभिक्रिया है। क्वेश्चन नंबर 8 के सी पार्ट पे आ जाओ। सी पार्ट में बच्चे क्या लिखा हुआ है? हाइड्रोजन, अरे ये हो चुका। डी पार्ट पे बच्चे किस पे आ जाओ? डी पार्ट पे आ जाओ। मैग्नीशियम क्या है बच्चे? मैग्नीशियम। ठीक है, मैंने मैग्नीशियम लिख दिया। प्लस हाइड्रोक्लोरिक अम्ल यानी हाइड्रोक्लोरिक एसिड, तो HCl होता है, मैंने HCl लिख दिया। बच्चे कहेंगे 2 क्यों लिखा है सर यहाँ पे? तो बच्चे ये बैलेंस क्या हुआ है, आप बैलेंस करना, आपका भी 2 आएगा, लेकिन समझ के करना, मैं बैलेंस करना नहीं बताऊँगा यहाँ पे। फिर रिएक्शन हुआ दोनों का, क्या बना? मैग्नीशियम क्लोराइड MgCl2। MgCl2 क्यों बना? क्योंकि मैग्नीशियम की वैलेंसी 2 होती है, क्लोरीन की वैलेंसी 1 होती है। ठीक है, हाइड्रोजन गैस यानी H2। अब बच्चे मेरी बात सुनो, अब ये पूछा हुआ है ये कौन सा मतलब रिएक्शन है। तो एक बात आप देख रहे हो बच्चे, ध्यान से देखो आप, ये जो मैग्नीशियम है ये इस वाले हाइड्रोजन को हटा रहा है, विस्थापित कर रहा है। किससे? हाइड्रोक्लोरिक एसिड से। हाइड्रोक्लोरिक का जो एक्वस सॉल्यूशन है उस सॉल्यूशन से हाइड्रोजन को निकाल रहा है, इसको बाहर कर दिया। और जो मैग्नीशियम है वो हाइड्रोजन की जगह पे खुद आकर बैठ गया और MgCl2 यानी मैग्नीशियम क्लोराइड का फॉर्मेशन हुआ। तो ऐसा होता है, तो क्या कहते हैं? इसको कहते हैं हम डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन यानी विस्थापन अभिक्रिया। यहाँ पे बच्चों के मन में आएगा सर मैग्नीशियम ने हाइड्रोजन को क्यों विस्थापित कर दिया? इसका रीज़न ये है कि मैग्नीशियम की जो रिएक्टिविटी है वो बहुत ही हाई है और जो हाइड्रोजन है उसकी रिएक्टिविटी बहुत ही लो है। सक्रियता श्रेणी, जो हिंदी मीडियम के बच्चे हैं याद करें, सक्रियता श्रेणी किसकी क्रियाशील ज़्यादा होती है, वो कम क्रियाशील वाले तत्व को बाहर विस्थापित कर देगा। इसलिए कौन सा रिएक्शन है? डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन है। आई होप आप लोगों को ठीक से समझ में ये आ गया होगा। तो बच्चे आप क्वेश्चन नंबर 8 को इस प्रकार समझ के करेंगे। क्वेश्चन नंबर 9 पे आ जाओ। क्वेश्चन नंबर 9 में क्या पूछा हुआ है? क्वेश्चन नंबर 9 में पूछा हुआ है कि, रुको पेंसिल, हाँ, व्हाट डज वन मीन बाई एक्जोथर्मिक एंड एंडोथर्मिक रिएक्शन, गिव एग्जाम्पल। आपसे पूछा हुआ है कि एक्जोथर्मिक रिएक्शन क्या होता है और एंडोथर्मिक रिएक्शन क्या होता है। तो बच्चे एक्जोथर्मिक को क्या कहते हैं हिंदी में? उष्माक्षेपी। एंड एंडोथर्मिक को क्या कहते हैं? उष्माशोषी। तो ऐसा रिएक्शन, ऐसा अभिक्रिया जिसमें हीट रिलीज हो यानी उष्मा का
उष्मा बाहर निकले, उष्मा का उत्सर्जन हो, हास हो, उसे क्या बोलते हैं? एक्सोथर्मिक रिएक्शन, उष्माक्षेपी रिएक्शन। और ऐसा रिएक्शन जिसमें हीट एब्जॉर्ब हो, यानी उष्मा का लेना हो, उसे क्या बोलेंगे? उसे बोलेंगे उष्माशोषी अभिक्रिया। तो क्वेश्चन नंबर जो 9 है, क्वेश्चन नंबर जो 9 है बच्चे, वो आप इस प्रकार इसको आंसर देंगे। मैंने यहाँ पे आपको ऑलरेडी जब मैं आपको समझा रहा था तो वहाँ पे मैंने समझा दिया है, वहाँ से आप लिख सकते हैं नोट्स से, या जो मैं आपको सेंड करूँगा आप यहाँ से इसको लिख सकते हैं। लेकिन आपको मीनिंग आना चाहिए, आपको रट्टा नहीं मारना। तो हमारे क्वेश्चन नंबर जो 9 है, इसमें हिंदी मीडियम में लिखा हुआ है, वे अभिक्रिया जिसमें उत्पादों के बनाने पर उष्मा मुक्त होता है, मुक्त का मतलब उष्मा निकलता है, हीट रिलीज होती है, उसे उष्माक्षेपी अभिक्रियाएं कहलाती हैं। और वे अभिक्रियाएं जिसमें उत्पादों के बनाने पर ऊर्जा अवशोषित होती है, यानी ऊर्जा की ज़रूरत होती है, वो क्या होता है? ऑब्जर्व होता है, एब्जॉर्ब होता है। कौन? हीट एब्जॉर्ब होगा, उसे कहेंगे उष्माशोषी अभिक्रिया। इसमें आपको एग्जाम्पल दिया हुआ है, एग्जाम्पल भी मैंने 3 चार आपको एग्जाम्पल दिए हैं, वहाँ से एग्जाम्पल आप लिख सकते हैं। खैर आपकी मर्जी है, कहीं से लिखें, बस समझ के लिखें, ठीक है? आपको आप जो भी लिखें समझ के लिखें, ये नहीं कि आपने लिख तो दिया लेकिन आपको समझ में नहीं आया। क्वेश्चन नंबर 10 पे आ जाओ। क्वेश्चन नंबर 10 क्या है? वाई इज रेस्पिरेशन कॉन्सिडर्ड एन एक्सोथर्मिक रिएक्शन। हम रेस्पिरेशन को एक्सोथर्मिक रिएक्शन क्यों मानते हैं? तो मैंने आपको अच्छे से समझाया था, जो भी हम फूड खाते हैं, जो भी खाना खाते हैं, वो ब्रेक डाउन होकर पेट के अंदर जाके क्या बनता है? ग्लूकोज। जो ग्लूकोज होता है वो हमारे बॉडी सेल में प्रेजेंस ऑक्सीजन गैस के साथ रिएक्शन करेगा, और ऑक्सीजन गैस के साथ जब रिएक्शन होता है ग्लूकोज का, तो किसकी फॉर्मेशन होती है? कार्बन डाइऑक्साइड की, वाटर की और एनर्जी की। जो एनर्जी निकलती है वहाँ से, उसी एनर्जी का यूज करके हम क्या ले पाते हैं? हम सांस ले पाते हैं, हम ब्रीथिंग कर पाते हैं, हम श्वसन क्रिया कर पाते हैं। तो ये क्या यहाँ पे शो हो रहा है? यहाँ पे ये प्रूव हो रहा है कि जो एनर्जी निकली है उसी एनर्जी से हम क्या कर पा रहे हैं? चल पा रहे हैं, हमारा बॉडी फंक्शन करता है, हम सांस ले पाते हैं। इसका मतलब सांस लेने के लिए एनर्जी यहाँ से निकल रही है, रिलीज हो रही है। जब एनर्जी रिलीज होती है, कौन सा रिएक्शन होता है? वो होता है एक्सोथर्मिक रिएक्शन। इसलिए जो श्वसन क्रिया है, जो रेस्पिरेशन है, वो कौन सा रिएक्शन है? वो है एक्सोथर्मिक रिएक्शन। तो यहाँ पे आपको अच्छे से समझाया गया है कि पाचन क्रिया के समय भोजन हमारे शरीर में उपस्थित ऑक्सीजन के साथ मिलकर ऊर्जा मुक्त करता है, हमारे शरीर की कोशिकाओं को ऊर्जा मिलती है, अतः श्वसन एक उष्माक्षेपी अभिक्रिया है। तो बिल्कुल सेम बात इसमें लिखा हुआ है जो मैंने आपको समझाया है। जो इंग्लिश मीडियम के बच्चे हैं उनके लिए भी मैं आपको बता रहा हूँ बच्चे, आपको यहाँ पे सेम लाइन लिखा हुआ है, और वैसे भी मैंने आपको नोट्स में लिखवा रखा है, आप नोट्स से लिख सकते हैं इसको, या तो यहाँ से समझ कर लिख लें, ठीक है? बिल्कुल सेम लाइन उसमें लिखा हुआ है कि वी ऑल नो दैट वी एनर्जी एनर्जी टू स्टे लाइव, वी गेट दिस एनर्जी फ्रॉम द फूड वी ईट। हम ये एनर्जी कहाँ से लेते हैं? जो फूड हम खाना खाते हैं। ड्यूरिंग डाइजेशन फूड इज ब्रोकन डाउन इनटू सिंपलर सब्सटेंस, फॉर एग्जांपल राइस, पोटैटोज, ब्रेड, कार्बोहाइड्रेट। दिज कार्बोहाइड्रेट्स आर ब्रोकन डाउन टू फॉर्म ग्लूकोज। ये सब मिलकर क्या बनाएंगे बच्चे? ग्लूकोज बनाएंगे। ग्लूकोज बनने के बाद दिस ग्लूकोज कंबाइंड्स विद ऑक्सीजन इन द सेल ऑफ आवर बॉडी, हमारे बॉडी में जो ऑक्सीजन गैस होता है उसके साथ रिएक्शन करेगा ग्लूकोज, और वहाँ से एनर्जी प्रोवाइड होगा, एनर्जी रिलीज होगा, और उसी एनर्जी का यूज करके हम क्या कर पाते हैं? सांस ले पाते हैं। द स्पेशल नेम ऑफ दिस रिएक्शन इज रेस्पिरेशन, और इस रिएक्शन को मैंने आपको समझाया भी था, ठीक है? द प्रोसेस ऑफ विच यू विल स्टडी इन चैप्टर 6। खैर इसको आप अच्छे से चैप्टर नंबर 6 लाइफ प्रोसेस में समझेंगे। खैर ये हमारा क्वेश्चन का आंसर नहीं है, क्वेश्चन का आंसर हमारा ये है कि हम रेस्पिरेशन को एक्सोथर्मिक रिएक्शन क्यों मानते हैं? इसलिए मानते हैं क्योंकि रेस्पिरेशन के दौरान एनर्जी रिलीज होती है। तो आ जाओ क्वेश्चन नंबर 11 पे। क्वेश्चन नंबर 11 पे है, वाई आर डिकम्पोजिशन रिएक्शन कॉल्ड द अपोजिट ऑफ कॉम्बिनेशन रिएक्शन, राइट इक्वेशन फॉर दिस रिएक्शन। हम डिकम्पोजिशन रिएक्शन को
कॉम्बिनेशन रिएक्शन का विपरीत उल्टा क्यों मानते हैं, यानी जो अपघटन अभिक्रिया है वो संयोजन अभिक्रिया का उल्टा क्यों है। तो ऑब्वियस ही बात है बच्चे, इसका बहुत ही आसान आंसर है। आंसर ये है कि संयोजन अभिक्रिया में तो दो या दो से ज़्यादा रिएक्टेंट अभिकारक एक साथ मिलकर एक नए प्रोडक्ट का निर्माण करते हैं, एक नए उत्पाद का निर्माण करते हैं। लेकिन डिकम्पोजिशन में क्या होता है, यहाँ पे उल्टा होता है। यहाँ पे होता है एक रिएक्टेंट टूटकर डिकम्पोज होकर ब्रेक डाउन होकर दो या दो से ज़्यादा प्रोडक्ट का निर्माण करते हैं। डिकम्पोजिशन रिएक्शन इसे कहते हैं। तो ये दोनों आपस में क्या हैं, विपरीत हैं। तो आप इसको हिंदी मीडियम में कैसे लिखेंगे, क्वेश्चन नंबर 11 पे, जिस प्रकार संयोजन अभिक्रिया में दो या दो से ज़्यादा अभिकारक परस्पर क्रिया करके उत्पाद बनाते हैं, ठीक उसी के विपरीत वियोजन अभिक्रिया में कोई यौगिक दो या दो से यौगिकों में विघटित हो जाता है। तो बच्चे आप इस प्रकार इस क्वेश्चन का आंसर देंगे। खैर जो मैंने आपको बताया है वो बिल्कुल ही आसान लैंग्वेज है, आप वही लिखें, नहीं तो आप अपने मर्जी से कहीं से लिखें, बस आपका सेंटेंस सही होना चाहिए और मीनिंग सही होना चाहिए। क्वेश्चन नंबर 12 पे आ जाओ। क्वेश्चन नंबर 12 में क्या है बच्चे, राइट वन इक्वेशन इज फॉर डिकम्पोजिशन रिएक्शन वेयर एनर्जी इज सप्लाइड इन द फॉर्म ऑफ हीट, लाइट एंड इलेक्ट्रिसिटी। आपको याद है जब हम डिकम्पोजिशन रिएक्शन कर रहे थे, यानी हम अपघटन अभिक्रिया कर रहे थे, तो डिकम्पोजिशन के 3 टाइप्स होते हैं। यानी हम डिकम्पोज 3 तरीके से कर सकते हैं, हीट का यूज़ करके जिसको हम कहते थे थर्मल डिकम्पोजिशन, और इलेक्ट्रिसिटी का यूज़ करके जिसको हम बोल रहे थे इलेक्ट्रोलिटिक डिकम्पोजिशन, और सनलाइट का यूज़ करके जिसको हम बोल रहे थे फोटोलिटिक डिकम्पोजिशन। इन तीनों रिएक्शन को मैंने बहुत ही अच्छे से समझाया है और एग्जाम्पल 2-2 एग्जाम्पल हर एक रिएक्शन के दिए हैं। ये क्वेश्चन मैं नहीं करवाऊंगा, ये क्वेश्चन आप नोट्स से जो मैंने वीडियो अपलोड किया है वहाँ से समझें। यदि आपने वहाँ से वीडियो को देखा है तो आपको ज़रूर आ गया होगा। क्वेश्चन नंबर 13 पे आ जाओ। What is the difference between displacement and double displacement reaction? Write equation for this reaction। ये भी मैं नहीं करवाऊंगा बच्चे। डिस्प्लेसमेंट और डबल डिस्प्लेसमेंट यानी विस्थापन एंड द्विविस्थापन अभिक्रिया में क्या फ़र्क है और इसके उदाहरण दीजिए। ये आप खुद से करेंगे क्योंकि दोनों पे मैंने बहुत ही टाइम लगाया है। ठीक है, दोनों को बहुत ही अच्छे तरीके से डीपली समझाया है। आप नोट्स के ज़रिए समझ सकते हैं या वीडियो के माध्यम से समझ सकते हैं। हालांकि मैं आपको शेयर कर दूंगा, लेकिन मैं एक ही चीज़ बार बार नहीं बताऊंगा। आप इसको खुद से करें और समझ के करें। क्वेश्चन नंबर 14 पे आ जाओ। इन द रिफाइनिंग ऑफ सिल्वर द रिकवरी ऑफ सिल्वर फ्रॉम सिल्वर नाइट्रेट सोल्यूशन इन्वॉल्व डिस्प्लेसमेंट बाय कॉपर मेटल। राइट डाउन द रिएक्शन इन्वॉल्व। ये मैं करवाऊंगा बच्चे। इसमें आपको कुछ रिएक्शन लिखने हैं। आपसे रिएक्शन पूछा है कि रिएक्शन क्या होगा, कब, जब हम सिल्वर को रिफ़ाइन करेंगे। कहाँ से, सिल्वर नाइट्रेट से। यानी हम लेंगे सिल्वर नाइट्रेट और वहाँ से हमें सिल्वर को अलग करना है। किस प्रकार अलग करेंगे, हम उसे अलग करेंगे कॉपर मेटल द्वारा। अब क्यों अलग होगा, कैसे अलग होगा वो समझाऊंगा। देखो हमें क्या लेना है, सिल्वर नाइट्रेट यानी AgNO3। कैसे हुआ सुनो, सिल्वर की वैलेंसी 1 होती है, नाइट्रेट की वैलेंसी, किसी भी आयन की वैलेंसी क्या होती है, उसके ऊपर चार्ज, तो 1 का चार्ज है। क्रॉस मल्टीप्लाई करो क्या बनेगा, AgNO3। तो सिल्वर नाइट्रेट को क्या लिखोगे, AgNO3। अब बच्चे क्या बोल रहा है, हमें यहाँ से सिल्वर को अलग करना है। सिल्वर को अलग करना है, हमें क्या चाहिए, सिल्वर चाहिए। और इसका रिएक्शन किसके साथ हो रहा है, कॉपर मेटल के साथ, प्लस कॉपर Cu। फिर एरो के बाद इनका रिएक्शन हुआ तो प्रोडक्ट साइड क्या मिलेगा, हमें मिलेगा सिल्वर। क्यों मिलेगा, क्वेश्चन में साफ साफ लिखा हुआ है कि हमें सिल्वर को रिफाइन करना है। कहाँ से, सिल्वर नाइट्रेट से, तो हमें सिल्वर ही मिलेगा, ऑब्वियस ही बात है। और
फिर आपसे पूछा है रिएक्शन लिखो। मेरी बात सुनो, ये जो कॉपर है ये क्या है, हाई रिएक्टिव मेटल है। किससे? सिल्वर से। डिस्प्लेसमेंट में क्या होता है, जो हाई रिएक्टिव एलिमेंट होते हैं वो लो रिएक्टिव एलिमेंट को यानी कम क्रियाशील वाले तत्व को विस्थापित करते हैं, हटाते हैं। तो जो कॉपर है वो सिल्वर को विस्थापित कर देगा, इसको यहाँ से रिमूव कर देगा। ठीक है, तो ये जो सिल्वर है ये अलग हो जाएगा और जो कॉपर है वो नाइट्रेट के साथ खुद आकर रिएक्शन कर देगा। तो कॉपर नाइट्रेट CuNO3 2 बनेगा। क्यों बच्चे? कॉपर की वैलेंसी क्या होती है? 2 होती है और नाइट्रेट की वैलेंसी यानी आयंस के ऊपर कितना चार्ज होगा इसमें? 1। तो इसको क्रॉस मल्टीप्लाई करो तो CuNO3 2। हमें किससे मतलब है? हमें सिल्वर से मतलब है। देखो सिल्वर हमें अलग मिल गया। तो इस प्रकार का आप ये रिएक्शन लिखोगे। आओ इसको एक बार हम यहाँ भी देखते हैं। क्वेश्चन नंबर, कौन सा क्वेश्चन नंबर है ये? क्वेश्चन नंबर 11। अच्छा इसका बच्चे रुको, इसके लिए मैंने यहाँ पे वेट करना पड़ेगा आपको। मैंने इसका स्क्रीनशॉट नहीं लिया है। खैर मैं आपको आंसर सेंड कर दूंगा, आप इसको यहाँ से समझ लें। जैसे मैंने समझाया है वैसे ही आपको लिखना है रिएक्शन। ठीक है, बाकी क्वेश्चन बच्चे हम नेक्स्ट वीडियो में करेंगे। वीडियो काफ़ी लंबी बन चुकी है।